अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 103 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। एक सवाल है जिस सफ़े पे आप वो बाद में देखेंगे, वरना आप सोल्यूशन को चातियाँ मारेंगे। ज़रा गौर से देखें। ऑन यकम जनवरी 15 वी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसलेबल लीज फॉर 2 years। एनुअल रेंटल पेएबल इन एरियर, एनुअल रेंटल है, पेएबल इन एरियर 100 रुपये ईच। और उसी दिन वी रियलाइज दैट लीज एसेट इज ऑफ नो यूज टू एंटिटी। ऐसा सवाल हमने किया हुआ है, लेकिन उस सवाल के अंदर ना ये जुल्म नहीं हुआ था। शायद इससे पीछे किया था, ये यहीं कहीं आगे पीछे किया हुआ है सवाल को, कहीं किया तो था। बड़ा आसान सा सवाल था, यहाँ कहीं ये बहरहाल शायद इसमें छुप गया है, ये है नीचे शायद। ठीक है, नहीं ये वाला 3 साल की लीज की थी और पता लगा उसी दिन कि वो ऑफ नो यूज़ है, लेकिन हमने ये काम कर लिया था। ये देखो ना, लिखा हुआ था इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमैटीरियल। उस दिन इसको नहीं पढ़ाया था क्योंकि उस दिन इसका मकसद कोई नहीं था, लेकिन आज तो मुसीबत पड़ गई। अब क्या करें भाई, सादा सी बात है। अगर कभी प्रोविजंस कैलकुलेट करते हुए आपको डिस्काउंट रेट भी दे दे तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर फिर प्रोविजन क्रिएट करनी। और किया हुआ ये काम पहले, कोई ऐसी नई बात नहीं है। बस उसको आप अनवाइंड करते जाएंगे, लायबिलिटी को, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होता जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग होती है, तो प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। देखें, लीज वैसे भी ना बाय डिफॉल्ट भी नॉन कैंसिलेबल ही होती है, अगर ना भी बोलता तो। खैर उसने तो बोल दिया सवाल के अंदर, ठीक है। अब यकम जनवरी 2015 पर आपने प्रोविजन बुक करनी है, ऐसे ही है, जिसकी एंट्री आप क्या करते थे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। ये जिस तरह से होता था, इफ ऑनर, तो इनफ्लो कितना है, बोलो, इनफ्लो कितना है, कोई नहीं। और आउटफ्लो, ये आउटफ्लो जो है ना, ये आज, हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर निकलेगा। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहना है जी कि हमें 100 रुपये देने पड़ने हैं हर साल के एंड पर। तो ये तो सिंपल वो एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगा करता था, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आजा भाई आजा, दोस्त आजा, नाराज क्यों है भाई? पता है, मुझे पता है शाम हो गई है, पता है। कहता छुट्टी कोई नहीं साड़ी होनी, लैपटॉप कह रहा है। आप तो नहीं कहते, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं जी। 10 इंटू 100 है, 10 है, 100 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.1। जी हाँ, तो कितना आ गया जी, 174। तो इनफ्लो कोई नहीं, आउटफ्लो ये। उसके बाद इफ वी कैंसल, तो कैंसिल कर ही नहीं सकते क्योंकि क्या है, ये नॉन कैंसिलेबल। अभी मैंने नहीं बताया कौन सा सवाल है, कैन नॉट कैंसिल जी, ठीक है। तो मैंने क्या उसूल बताया लेट आने वाले भाई, कि अगर कभी प्रोविजन के सवाल में आपको डिस्काउंट रेट दे देगा तो आपने प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर। कंपैरिजन में ये सवाल दिखाया कि हमने ये सवाल किया तो था, लीज का, नॉन कैंसिलेबल लीज है, ऑनरस हो गई थी। हमने कहा था, मैंने वैसे ये भी बताया बच्चों को कि लीज बाय डिफॉल्ट ही नॉन कैंसिलेबल होती है, अगर सवाल में ना भी कहे तो। खैर उसने तो कह दिया। अब इस सवाल में उसने कहा था इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमैटीरियल, तो हमने सिंपल काम कर लिया था, 3 लाख देना है हर साल के एंड पे, 3 से मल्टीप्लाई किया जी, ये पे करना है। इनफ्लो है कोई नहीं, ये आउटफ्लो है, कैंसिल कर नहीं सकते, ठीक है। अब आई जा रहे हैं, अब मैं बार बार ये बताई जाऊँ, ठीक है, कि अगर हमने इस सवाल को देखें, अगर हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे तो ऑनरस हो गया था, लेकिन हमने 3 लाख के 3 किराए देने थे, वो 3 के 3 ही हमने ले लिए थे, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर 14A के अंदर क्या हुआ, 14A के अंदर यकम जनवरी 15 को हमने एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया 2 साल के लिए। एनुअल रेंटल 100 रुपये ईच है, लीज नॉन कैंसिलेबल थी, ना भी कहे तो होती है नॉन कैंसिलेबल। यकम जनवरी हमें लगा कि हमें पता लग गया कि एसेट का कोई इस्तेमाल नहीं है, अब ये ऑनरस हो गया क्योंकि हम बाइंड हुए हैं। लेकिन एक लाइन आगे दे दी, डिस्काउंट रेट इज 10%। तो ये नई बात आज करवानी थी कि अगर प्रोविजंस कैलकुलेट करते हुए सवाल में डिस्काउंट रेट दे देगा तो आपने प्रोविजन को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है। यानी काम वही कर रहे थे, इनफ्लो कोई नहीं।
आउटफ्लो अब नहीं हो डिस्काउंटिंग तो 100 इंटू 2 करके 200 लिखते हैं, लेकिन डिस्काउंट रेट दे दिया तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 100 के 2 कराए थे ना, तो एनओडी का फॉर्मूला लगाया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये है जनाब अगर हम ऑनर करें तो, और अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर नहीं सकते। ठीक है जी, तो कैनॉट कैंसिल दोबारा ना लिखे। अच्छा जी, तो ये काम अब इधर करने की जब मैं वहां पे करने लगा था कि एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ऐसा ही है। अब ये एक्सपेंस जो है ये मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया कि 100 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.1, और ये आंसर आ गया 176 तो 4। ठीक है जी, अब सिंपल जैसे सवाल करते होते थे पहले भी, 31 नंबर 15 आएगा तो इसको अनवाइंड करना है, एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, वो जैसे एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, यहाँ पे प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 31 दिसंबर 2015 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से चलते जाएं, 174 इंटू 10% इज इक्वल टू 17 ही कर लो बस, लेकिन साथ ही आपने एक किराया भी दे देना है, एनुअल रेंटल है। तो 31 दिसंबर 2015 पर प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100, और 31 दिसंबर 2015 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग आ गया 91। ठीक है जी, उसके बाद आपने 1 जनवरी, बीच में गुस्सा है जी, 1 जनवरी 2016 पर ओपनिंग बैलेंस बनाया इसको, ब्रॉड डाउन कितना जी 91। अब 31 दिसंबर 16 पर आपने दोबारा इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब किसको पकड़ोगे, जो लायबिलिटी पड़ी हुई है उसी को ही पकड़ोगे, प्रोविजन जितने पे खड़ी है। ठीक है जी, 91 इंटू 10% 9 आ गया, लेकिन आपने पेमेंट भी कर दी। ठीक है जी, तो 31 दिसंबर 2016 पर कैश क्रेडिट करके, प्रोविजन डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया, और 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन कितना आ गया जी 0। तो एक रूल लिखें, और पेज नंबर था ये किताबों का 329। रूल लिखें, अगर डिस्काउंट रेट गिवन हो तो प्रोविजन को प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर रिकॉर्ड करना है। अगर डिस्काउंट रेट गिवन हो तो प्रोविजन को प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर रिकॉर्ड करना है। नीचे एंट्रीज वही आई पड़ी हैं, ये देखो एंट्रीज क्या हैं, इधर देखो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये कौन सा एक्सपेंस है, ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का है ना पहला, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 174, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 17, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100, फिर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की कोई एंट्री नहीं होती, फिर इसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 9, फिर प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, कहानी खत्म। नीचे एंट्री हुई पड़ी जी, हाँ हाँ अच्छा, अगर डिस्काउंट रेट सवाल में गिवन हो तो प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर रिकॉर्ड करना है, कुछ ऐसी बात ही लिखवाई थी। चलें जी, अब आ जाएं, आज प्रोविजन का नोट बना लें, हम सायों ने बना लिया था कल, लेकिन हम एक और काम भी करेंगे, फिर एक छोटा सा काम फाइनल अकाउंट का एक सवाल है, फिर वो रह जाएगा डिस्कस होने से, और पास पेपर 10 भी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस है ना, कैपिटलाइज होगा ना इंशाल्लाह, इन्वेस्टमेंट आपकी बन जाएगी, है ना। तो वो किसी ने ट्राई तो नहीं किया होगा, है सुबह पूछा था, अभी तक किसने कर लिया उन्हें। क्वेश्चन बैंक के सवालों में जी प्रोविजन का एक सवाल है, साहिवाल मुल्तान, पेज 405, क्वेश्चन नंबर 6, मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान सुल्तान वाला सवाल करते हैं जी, जरा रिक्वायरमेंट तो पढ़ें।
प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज नोट बनाना है जी, और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। देख लेते हैं जी, कोई मसला नहीं। अभी को छोड़ो, प्रोविजन का नोट आपको बनाना आता है। आपने IAS 12 के अंदर प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट बनाना सीखा था। ब्रॉट डाउन वारंटी एक्सपेंस और वारंटी पेड कैश और क्लोजिंग। इसी को बस आपने क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है जी, इसको क्या कर दें जी, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे जी, ओपनिंग बैलेंस, फिर एक्सपेंस, फिर यूज्ड कैश को यूज्ड कहते हैं कि प्रोविजन यूज हो गई, कैश पेड जो, ठीक है, और क्लोजिंग। अच्छा, वैसे इस फॉर्मेट को अगर मुकम्मल कर दूं ना मैं, तो इस फॉर्मेट के अंदर मजीद 2 चीज़ें आ सकती हैं अगर आपको प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग याद है तो। हाँ जी, इंटरेस्ट की एंट्री हुआ करती थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो कोई भी प्रोविजन हो जाए, ये तो प्रोविजन फॉर वारंटी थी ना। चलो, ये तो मैंने जो अभी शक्ल बनानी शुरू की थी, ये क्या थी कि प्रोविजन फॉर वारंटी। ऐसे नोट तरतीब से बनता जाएगा ना, तरतीबवार। ये जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी थी, तो इसमें तो यही 3 चीज़ें थी। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग आ जाए सवाल में, तो फिर ये ओपनिंग एक्सपेंस, जिन एक्सपेंस यूज्ड और क्लोजिंग तो आना ही था, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आने लग जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये एक्सपेंस कौन सा होगा, जब प्रोविजन क्रिएट हुई थी। जैसे प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग की भी पहली एंट्री क्या होगी, वो तो खैर एसेट में चली जाती है ना, वो तो खैर एसेट में चली जाती है, ये भी ध्यान रखो। ये बाकी प्रोविजंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। और एक ऐसी प्रोविजन थी मैंने बताया था जो कमीशनिंग वाली, डी कमीशनिंग वाली है, ये एसेट डेबिट होती थी। इसका मतलब एक लाइन हमें ये भी लिख लेनी चाहिए, ठीक है, बल्कि मुझे यूं लिखना चाहिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये क्रिएट होने के लिए मैंने लिख दिया, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग क्रिएट होती है तो एंट्री होती है एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये वो बात आ गई, और ठीक है। और चेंज आ जाए तो वहीं पे एसेट का क्रेडिट हिट कर देंगे, वो तो एसेट लिखा हुआ है ना, माइनस कर देंगे, लेकिन वो आना नहीं फिलहाल। तो अभी तक तो नोट भी नहीं आया, आई कैप आ सकता है, ठीक है, आया नहीं है अभी तक। ओके, तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, ये तो सारे एक्सपेंस से क्रिएट होती हैं। और प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, ठीक है, सही है। और साथ ही क्या आ जाता है जी, इसका इंटरेस्ट। ये सारे क्या होते हैं, ये वारंटी पे होगी, लिटिगेशन वाली पे होगी, लेकिन ये जो डी कमीशनिंग वाली प्रोविजन है, इसमें क्या चेंज आता है, इसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी पॉजिटिव ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये क्या होता है, माइनस, ठीक है। ये आपका नोट है, आगे जितनी आती जाए उतना आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और सही है। ये वहाँ बनाते हैं अभी बोर्ड के ऊपर, फिलहाल इसको इधर रखती है, मैंने ज़रा समझा रहा था मैं, ठीक है। पढ़ें जी, सवाल पढ़ें। प्रिपेयर प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज नोट, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज का नोट बनाना है, ठीक है। शक्ल मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद सवाल को ज़रा ऐसे ही गो थ्रू करते हैं, ठीक है। वैसे ही पढ़ना तो सारा तफसील से ही है, लेकिन इस पहले पॉइंट के अंदर जनाबे वाला प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग आएगी, डिसमेंटलिंग आएगी, ठीक है। न्यू साइट लगा रहे हैं ऑयल रिफाइनरी की इनिशियल प्रिपरेशन, और उन्होंने उनकी एक जो है वो एनवायरमेंटल डैमेजेस को ख़त्म करने के लिए वही वाली प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आएगी। दूसरे के अंदर है प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन आ रही है, ठीक है। और तीसरे पॉइंट के अंदर है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 तो हैं ही, चौथा को आ गया तो वो भी देख लेंगे, लेकिन मैंने आपको टोटल बता दिया, ठीक है। सबसे पहले कौन सी प्रोविजन है, डी कमीशनिंग, उसके बाद प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, उसके बाद प्रोविजन फॉर, पहली वाली एसेट के साथ हिट होगी, दूसरी दोनों एक्सपेंस के साथ। तो पहले एसेट लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, तो नाम क्या है जी बिजनेस का, मुल्तान MPL, नोट्स टू द
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड, ये भी पूरा लिखिएगा 31 दिसंबर 2016। नोट का कोई नंबर शंबर 7 कर ले जी। क्या नाम है जी नोट का, क्या बोला हुआ उसने? प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, जो उसने बोला है वही लिखेंगे हम भी, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। अब 3 अदद चीजें आई हैं, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, प्रोविजन फॉर, जो नजर आई हैं, ठीक है। चलो आगे लिखते जाएंगे, फिलहाल कर लेते हैं, चलो स्टार्ट कर लो जी। ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद अगर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है सवाल के अंदर तो एसेट, और अगर कोई दूसरी हैं तो आपको पता है उनकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट होती है, ये वो वाला लिखा है मैंने। बेहतर अलग लिख लो, तुम इसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है जी। अलग रखा ना, वरना कंफ्यूज होता है। अब समझा दिया तो अब आप स्लैश डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता तो फिर यही परेशानी रहे, ठीक है। तो ओपन करके लिख दिए, अब आप स्लैश डाल सकते हैं, बेहतर है अलग ही रख लें, क्योंकि एसिड कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है, प्रोविजन दूसरी तरफ भी तो चल पड़ती है ना। अभी तो प्रोविजन क्रिएट हुई, चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है, अगर जाएगी इस तरफ तो जाए, तो आप एसिड को अलग ही रख लो ताकि एसिड प्लस माइनस कर सको जी। वैसे वहां भी हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्या था जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस, और उसके बाद यूज्ड यानी कैश, और उसके बाद क्लोजिंग। फिलहाल तो प्लस प्लस है, अगर कोई माइनस होता सवाल के अंदर तो स्लैश माइनस भी कर सकते हैं आप बाद में, ठीक है। चलो अब 1 बाय 1 देखना शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले क्या है, तरह तफसील से, अब तसल्ली से पढ़ते हैं। मुल्तान पेट्रोलियम ऑपरेट्स इन ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग बिजनेस एंड इज प्रिपेयरिंग इस ड्राफ्ट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16, ठीक है जी। जो हुक्म आए कहता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन collected for the purpose of provisions and contingencies. A new site was acquired on Yakam January 15 and is being used as the site for new oil refinery. Initial preparation work was undertaken at the site at the start of 15 and the oil refinery was completed and ready for use on 31 December 15. अब सोल्यूशन में ICAP ने बस ये किया होना है कि उसने ओपनिंग में रखा होना है इनको, लेकिन मैं आपको ओपनिंग में नहीं रखवाऊंगा, वैसे ही ज़रा सिखाने के लिए ओपनिंग 0 कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि 31 दिसंबर एंड पर हुआ है ना जी, रेडी हुआ है 31 दिसंबर के एंड पर, बोलो। तो इससे आगे एसेट ने चलना है ना, एसेट ने डेफिसिट इससे बाद होना है, और प्रोविजन के ऊपर इंटरेस्ट इसके बाद ही शुरू होना है, एक्रू होना, और ठीक है। अच्छा, तो समझो कि वो यकम जनवरी है। द न्यू रिफाइनरी वॉज एक्सपेक्टेड टू कितने गया, एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 साल। MPL हैज अ वेल पब्लिश्ड पॉलिसी दैट इट विल रीइंस्टेट एनी एनवायरमेंट reinstate the environment is कितने गया, any environmental damage caused by its activities. The present value of estimated cost of reinstating the environment is 1300। किस दिन है ये, किस दिन है? 31 दिसंबर 15 कह लो, लेकिन मैं इसको यकम जनवरी 16 पे रख लेता हूँ ताकि मैं ओपनिंग 0 करके ज़रा आपको अच्छे से डबल एंट्री सिखा सकूँ ना। वरना आएगी तो जान छुड़ा ली, पिछले साल उसके एक्सपेंस की एंट्री करा ली, तो वो ज़रा दोनों कॉलम्स यूज़ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सारी प्रोविजंस को, अगर पिछले साल की भी है ना एंड की होंगी, तो मैं उनको इसके स्टार्ट की कर लूँगा। बहरहाल ये तो है ही, ठीक है। तो यकम जनवरी 2016 पर ये प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। अब वही काम कर लेते हैं जो हम आज तक करते आए, यकम जनवरी डेट डिस्क्रिप्शन यकम जनवरी 16 पर, लेकिन कब खड़े होकर? यकम जनवरी 16 पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मेरा मशवरा है, बाकी सोल्यूशन में तो होना तो 31 दिसंबर ही चाहिए था। तो वर्किंग नंबर 1, डेट डिस्क्रिप्शन एसेट और प्रोविजन। कोई रीवैल्यूएशन मॉडल तो है नहीं, सिंपल, उन्होंने कोई बात की नहीं तो कॉस्ट ही। अच्छा, अब उन्होंने हमें यकम जनवरी 2016 में कह रहा हूं, ओके, इसकी हमें दे दी है प्रेजेंट वैल्यू। हम यहां पे लिखा करते थे कॉस्ट लिखते थे। कॉस्ट में क्या होता था जी, एसिड प्लस, एसिड की कॉस्ट गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें एसिड का तो नोट नहीं बनाना था,
सिर्फ प्रोविजन का बनाना है, ठीक है, तो इसलिए उसमें डाटा ही उतना दिया हुआ है। खैर प्रोविजन कितनी गिवन है जी, 1000 में करें तो 1300। अब मैंने आपको कहा था सवाल करते हुए कि आपने प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और उसके बाद काम चलाना है लंबे तरीके से। लेकिन अगर साल ही एक है, सिर्फ 16 का नोट बनाना है, तो फिर पागलों की तरह वो काम क्यों करें। सिंपल इसी 1300 को एक साल डिस्काउंट कर लेंगे, इंटरेस्ट इस पे रेट लगाकर इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसको ग्रो कर लेंगे। लेंथी सवालों के अंदर मसला होता था ना, 15 साल के बाद है, बीच में कभी रिवैल्यूएशन हो रही है, कभी एस्टीमेट चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसके हल के तौर पर हमने एक तरीका रखा था। करना चाहे तो कोई ऐसे भी कर ले, फिर यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकालेगा, ठीक है, फिर एक साल बाद की क्लोजिंग निकालेगा और बैलेंस निकालेगा, तो बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मेरे ख्याल से तो लंबे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आइए बात, ये कोई चेंज नहीं है, आप वैसे ही कर लें, यू कैन, ठीक है जी। ये प्रेजेंट वैल्यू की एंट्री 1300, फ्यूचर वैल्यू निकालें सवाल में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, डिस्काउंट रेट गिवन है, यू कैन, ठीक है। द न्यू रिफाइनरी वॉज एक्सपेक्टेड, अच्छा ये किधर गया, ये 1300 फॉर डैमेज कॉज, द अमाउंट इज बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट ऑफ, दिस अमाउंट इज बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट ऑफ। तो जो फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहेगा वो 1300 को 25 साल आगे ले जाएगा, फिर उसको 25 साल वापस लाएगा, तो उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन लेंथी सवाल, फुल फ्लैश सवाल नजर आ रहा है ना हमें कि नहीं है, 2-3-4 साल की कहानी नहीं है, कोई चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं है। सिर्फ प्रोविजन के 1 साल के नोट बनाने के लिए मेरे ख्याल में तो लेंथी काम से बचना चाहिए, बाकी करना चाहे तो वेलकम जी। अब इधर देखो, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते होते थे, नेक्स्ट आप पहले निकालते होते थे 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन, और फिर लायबिलिटी के लिए ये कैरिंग अमाउंट निकाला करते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ आपको, बस ठीक है, डेप्रिसिएशन तो आपकी निकल नहीं रही है और इंटरेस्ट आप निकाल लें सीधे वाले तरीके से, जो पहले दिन किया भी था और फिर कहा था यार ये रहने देना, ठीक है। कितने परसेंट जी बोलो, 104, और कैरिंग अमाउंट आ गई 1400। तो जी सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्रीज हुई हैं, नंबर 1 यकम जनवरी 16 पर एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से, 1300। दूसरी एंट्री क्या हुई है, 31 दिसंबर 16 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 104 से। अच्छा, अब जब पीएनएल बनाया है ना, तो आईकेप ने एक एंट्री और भी ज़बरदस्ती की है, डेप्रिसिएशन की। अब कॉस्ट तो थी नहीं, लेकिन उसने कहा चलो ये भी तो कॉस्ट ही बननी है ना, तो उसने इसी 1300 को डेप्रिशिएट करके डेप्रिसिएशन की एंट्री ज़बरदस्ती करके की हुई है, ठीक है। कर दूँ, वो भी मैं कर दूँ, ब्लू से कर रहा हूँ, चलो वो एंड पे फिर याद रखना। अभी मैं करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की एंट्री भी आईकेप ने की है पीएनएल बनाते हुए, कि चलो 1300 डेप्रिशिएट तो होना ही है ना, गलत भी कोई नहीं, खैर बात, लेकिन ये ना भी करें तो खैर है। वो पार्ट 2 के लिए थी, पार्ट 1 के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्या बनाना है, प्रोविजन का नोट। और पहली प्रोविजन हमारे पास कौन सी आई है जी, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। जी बेटा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, मेरा मशवरा 0 करके चलें ताकि ये नजर आ जाए, ठीक है। पहली एंट्री एसिड डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से, 1300 से। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, बढ़ रही है प्रोविजन, ना तो कोई ये वाली प्रोविजन थी कि इधर कुछ आता, और ना ही कोई प्रोविजन, ये तो 25 साल के बाद एंड पे जाके एक ही बार पे होती है ना, तो अभी तो कोई पेमेंट नहीं आनी, कोई प्रोविजन यूज नहीं होनी, ठीक है जी। 1404, लो जी, ए जे पिया प्रोविजन का नोट, गल्लां बनी हुई हैं। लेकिन अंग्रेजी में लिखकर थोड़ी सी कहानी भी देनी होगी, यहाँ पर डिस्क्लोजर भी देना होता है, ठीक है। तो 7.1 में आप जो सवाल की का डाटा गिवन है ना, उसकी कॉपी पेस्ट कर देनी है आपने, ठीक है। ये यहाँ से MPL हैज़ अ वेल पब्लिश पॉलिसी दैट इट विल रीइंस्टेट एनी, आगे मतलब थोड़ी सी कहानी लिख देनी है, ठीक है ना।
वो सोल्यूशन से देखो, आप दिखा दूंगा एंड पे मैं, ठीक है। एनपीएल हैज क्या लिखा हुआ है, वेल पब्लिश्ड पॉलिसी दैट इट विल रीइंस्टेट, हाँ ये देखो आगे लिखा हुआ सारा, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर नोट आ जाए बनाना तो थोड़ी सी अंग्रेजी आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देनी है सवाल से उठाकर। डन जी, ठीक है। मैं पढ़ा देता हूं, मैं वही आप देखोगे आईके में सोल्यूशन में वही लिखा हुआ है, उठा के वही 2-4 लाइनें लिख दो, डिस्क्लोजर भी दो, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, ये पॉइंट ए में कोई मसला है तो बताओ, बाकी जो फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे थोड़ा टाइम ज़ाया होगा लेकिन पहुंच वो भी वहीं पे जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी पहले से प्रोविजन चली आ रही है, तो मैंने आज दफ़ा ओपनिंग ज़ीरो किया ना, हो सकता है कोई 5-6 साल बाद की हो, दरमियान में खड़े हो, तो फिर आपको फ्यूचर वैल्यू वाला फ़ायदा दे जाएगा। आप थोड़ा सा फिर बंदा खुद दिमाग यूज़ भी कर लेता है। ये बहुत आसान था, सीधा सीधा, इसलिए मैंने ऐसे रखा, ठीक है ना। बाकी कोई करे फ्यूचर वैल्यू से तो करे, कोई मसला ही नहीं। नंबर बी, एन एक्सप्लोजन ऑफ, सारी ठंडे साहब भरी जाते मेरे समेत, एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ एमपीएल्स ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट ऑन यकम जनवरी 16 हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ पर्सनल इंजरी क्लेम्स, 8 क्लेम्स। हाँ जी, यकम जुलाई 16 को एक्सप्लोजन हुआ है, ये 31 दिसंबर है ना, दरमियान में हुआ, मैंने समझा तो 3 जून वाला है, आगे स्टैंड लिया है। अच्छा, उसके बाद कहता है 8 क्लेम्स हैव बीन मेड टू डेट, अभी तक आ चुके हैं। एमपीएल्स लॉयर एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रोबेबल दैट क्लेम्स विल सक्सीड एंड दैट एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच पे आउट विल बी 150,000। हाँ जी, तो प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। सारी कहानियां पूरी है ना, लेकिन आज अंग्रेजी में लिख के ये नहीं बताना, आज तो प्रोविजन क्रिएट करके दिखानी है। तो वर्किंग नंबर 2 जी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से जी? 150 है इंटू 8, 1200। ओहो, इसमें डिस्काउंट रेट तो नहीं दिया हुआ था, इसके अंदर डिस्काउंट रेट नहीं है, तो खुद से मुसीबत नहीं डालनी। लेकिन आगे बढ़ो, आगे कहता है एमपीएल मेड एन इंश्योरेंस क्लेम टू ट्राई टू रिकवर द पर्सनल इंजरी कॉस्ट, द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू रिफंड एमपीएल वंस द क्लेम्स हैव बीन सेटल्ड। तो जब क्लेम सेटल हो जाएं, वो कह रहा है कि जब क्लेम सेटल होंगे तो वो रीइंबर्स कर देंगे। इसका मतलब रिसीवेबल डेबिट और एक्सपेंस ही क्रेडिट कर देना, क्या ख्याल है? इनकम नहीं करते होते हम, एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया करते हैं जी। 1200, यहाँ पे वर्किंग 1 हो गई थी जी खत्म, ये वर्किंग 2 चल रही थी, ये भी खत्म हो गई है। मैंने कहा इसका क्या लेजर बनाना। हाँ जी, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, ये लिटिगेशन क्या लिखा हुआ है? लिटिगेशन लिखा हुआ है, तो प्रोविजन फॉर लिटिगेशन या प्रोविजन फॉर कोर्ट केस लिख सकते हैं आप। और इस साल में, ये तो पक्का ही इस साल में है ना, इसकी टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट, इधर नहीं आना, मैं ये कहने लगा था, इधर देख ही कोई नहीं था, एसिड नहीं, ये एक्सपेंस वाली हुई, ठीक है। एक्सपेंस मैं लिखा, मैंने कहा रुकेंगे नहीं, इधर नहीं, वो सारे थल्ले देख रहे थे, किसी ने देखा ही नहीं कि किससे डॉट ला रहे, डैश ला रहे जी। एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन, एक्सपेंस पीएनएल में अभी बनाते हैं पार्ट 2 में, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं है और कोई अभी पे आउट भी नहीं हुआ। क्या आ गया जी? अब आपके दिनों में आएगा कि अब इस रिसीवेबल का क्या करें भाई। मैं हाँ वो नहीं, वैसे भी बेटा वो तो करंट एसेट्स में होगा। इस वक्त मैं नोट बना रहा हूँ प्रोविजन का, तो प्रोविजन का नोट मैं इसको कहाँ फिट करूँ? मैं कहीं नहीं कर सकता जी इसको फिट। अंग्रेजी में नीचे लिखते लिखते अगर लिख दो तो चलो, वो भी शायद को थोड़ी सी गुंजाइश, देखूंगा सोल्यूशन उन्होंने लिखा या नहीं, थोड़ी बहुत चलो निकल ही आती है कि इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू रीइंबर्स, साथ ही थोड़ी सी बात कर दें, ठीक है ना। लेकिन मुनासिब तो यही है कि वो आप एसेट्स के अंदर लिखें जहाँ रिसीवेबल हो। वैसे उसका डिस्क्लोजर भी कोई नहीं है, जो रिसीवेबल हो उसका कोई डिस्क्लोजर होता कोई नहीं है। वैसे याद है आपको, मैंने कहा था वर्चुअली सर्टन हो जाए तो बस रिकॉर्ड करो, तो डिस्क्लोज करने की जरूरत आने वाले पैसे कौन पूछता है क्यों आ रहे हैं, जाने वालों को पूछना है भाई हुआ क्या है, व्हाट टॉक इज, क्या बात है। तो हम कहेंगे द टॉक इज दिस,
कि एन एक्सप्लोजन एट, इधर देखो एन, अब देखो ना अगर कुछ नंबर होंगे तो टाइम, अब ऊपर वाला काम तो बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम कॉपी पेस्ट करने में लगा लेना ना फिर, ठीक है। एन एक्सप्लोजन इन वन ऑफ MPL's oil extraction plants on यकम जुलाई 16 हैज़ led, काफ़ी नहीं हो गया, बस करो, लिखाई जाते ने मैनू, ये नहीं कह रहे कि बस कर दो, इसी लिख लांगे। ईजी है काम, मुश्किल नहीं है, पढ़ा हुआ है आपने। मुश्किल काम वही था जो हमने हफ्ते वाले दिन कर लिया था, शाहीन उड़ा था जी। सी MPL entered into a नॉन कैंसलेबल लीज है, क्या हुआ? अच्छा करता है ना, तुम्हारा जीना हराम कर देना चाहिए, तो मैं तो कहता कुछ नहीं अभी जी बच्चों। MPL entered into a non-cancelable lease in the previous period for some office space. However, company's plan changed and office space was no longer on यकम जनवरी 16। अब उसने भी इस दिन की वैल्यू दी है, मैं ओपनिंग ज़ीरो अज्यूम कर लूँगा इसको भी, इसलिए ताकि इस साल ओपनिंग ज़ीरो होकर ज़रा मैं एंट्री दिखा सकूँ। लीज तो पुरानी थी लेकिन उसने वैल्यू दी ही किस दिन की है, यकम जनवरी, तो एट आई कैप ने सोल्यूशन के अंदर इसको भी ओपनिंग में लिखा हुआ है, इसको भी ओपनिंग में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैंने चूंकि वो पिछले साल का आखिरी दिन था, मैंने पहला दिन अज्यूम करके आपको ज़रा एंट्री दिखा ली है, और ये भी पहले दिन की वैल्यू है, तो उसने ओपनिंग लिखा है, लेकिन हम इसको ओपनिंग जीरो कर देंगे ताकि एंट्री ज़रा नज़र आ जाए, ठीक है ना। बाकी सवाल के हिसाब से कर लेना, कोई मसला नहीं जी। ऑन यकम जनवरी 16 अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन, a correctly calculated provision had been made for the future outstanding rentals of 80,000 for remaining 5 years. This was based on discount rate of 8%. The rent paid during the period was 15,000। बिल्कुल ऐसा काम तो अभी भी करके आ रहे हैं, ठीक है। 80 की प्रोविजन यानी करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन है फ्यूचर आउटस्टैंडिंग रेंट्स की 80,000 जो कि रिमेनिंग 5 इयर्स की है। दिस वाज बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है अगेन, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने निकाली हुई थी, ठीक है। अब चलो जरा रिवीजन कर लें, अभी अभी तो बनाया ये लेजर। तो वर्किंग नंबर 3 प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जी बेटा यकम जनवरी 16 पे मैं ब्रॉड डाउन जीरो कर रहा हूँ जरा, है जी। एक्सपेंस डेबिट इसी दिन, प्रोविजन क्रेडिट 80 से, बोलो जी। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 80 से, उसके बाद हाँ जी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ जी 80 इंटू 8% कितना आता है 6। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, हाँ जी कराया गया है, कितना कराया है इस साल का 15। रेंट पेड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 15, तो 15 इज 15 क्लोजिंग नहीं है 60, 15 71। हाँ जी क्या एंट्रीज हैं, एंट्रीज क्या बनी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। पहली एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 80 से, नजर आ रहा है भाई एंड पे जरा जो दूर बैठे हो, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट कितने से 6 से, एग्जैक्ट 6 आया था, हो नहीं सकता, चलो अब जो भी है। और प्रोविजन डेबिट, अब फिर ये है कि वो पीछे से अगर सोल्यूशन आप मैच करना तो फिर पॉइंट्स में इनको माफ कर देना, ये वैसे ही मैंने वर्किंग करवाई, ज़बानी होना चाहिए था ये। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ओपनिंग जबरदस्ती फिर जीरो किया मैंने जी। एक्सपेंस डेबिट, हाँ मैं डैश लगाने आया था, प्रोविजन क्रेडिट, यही तो पिछली बार आपने किया नहीं है जी,
एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रोविजन को बढ़ा रहा है, कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, और 71 आ गया। 7.3 MPL entered into a non-cancelable lease. MPL entered into a non-cancelable lease. आगे लिख लीजिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है बिल्कुल। चलें जी, अब इसकी अंग्रेजी पढ़ लें जरा जाके। कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 6। क्या लिखते हैं जी, जरा देख के आए हम। ये देखें, इन्होंने ओपनिंग लिया हुआ है। अच्छा, ये 13 और ये 80 को ओपनिंग लिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको ओपनिंग 0 करवाया ताकि एंट्री नज़र आए, क्योंकि देखें ना फिर यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो मैं दिखाना चाह रहा था। ज़रा ईजी हो गया ना अब नोट, और समझ भी आ गया, अब जिस तरह से भी आ जाए मैक्सिमम। द प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट चेंजेस टू ब्ला 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 ब्ला, वही वाली कहानी है। लीगल क्लेम कहानी लिखी है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वही कहानी लिखी हुई है। तो सवाल से उठाकर कहानी लिखनी है आपने। डन हो गया। अच्छा, पार्ट बी क्या था जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। ऐसी मेरी तरफ से फरमाइश, बैलेंस शीट भी बनाओ। अच्छा, तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट में क्या जाएगा जी? दो चीज़ें नज़र आएंगी। ये रिक्वायर्ड नहीं है बैलेंस शीट में। करंट एसेट्स में रिसीवेबल नज़र आएगा, कितना था? 1200 का। और करंट लायबिलिटी में प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, प्रोविजंस लिख दो, कितना? आपको कंटिजेंसी कमिटमेंट का नोट होता है, तो वो प्रोविजंस का बेसिकली जी 267। कैसे निकाला भाई? हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा? टोटल, और ये फिगर ऊपर चली जाएगी, कितना? 2675। असल तो ये रिक्वायर्ड था। P&L तरतीब से चलते जाए जी। ये तो एसेट को हिट कर रही है, एसेट डेबिट प्रोविजन, हाँ इंटरेस्ट, और उससे ज़बरदस्ती निकाली थी। चलो खैर, इंटरेस्ट ये आ रहा है, फिर इंटरेस्ट ये आ रहा है, दो दफ़ा इंटरेस्ट, यहाँ से भी टोटल हो सकता है। इंटरेस्ट 104 जमा 6, ईजी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 104 जमा 6, कितना? 110। उसके बाद ये तो एसेट को हिट कर गया, ये भी तो है एक्सपेंस, 1200 जमा 80, 1200 जमा 80। लेकिन अगर 1200 जमा 80 कर रहे हैं तो इस 1200 को भूलिएगा नहीं, वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बस इसको अलग से लेके आना पड़ा आपको, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस भी हो गया, ये एक्सपेंस भी हो गया, ये एक्सपेंस भी हो गया, और तो कोई नहीं है। ये डेप्रिसिएशन आई कैप ने मैंने आपसे अर्ज किया ज़बरदस्ती निकाली हुई थी। 1300 को डिवाइड किया हुआ था 25 से, कितना? 25 ही है ना, कितना बनता है? 52। तो ये एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडिशनल आई कैप में डाला हुआ है। चलो लिख देता हूँ मैं, डेप्रिसिएशन, ये आई कैप ने मांगा 52। ये रिक्वायर्ड था, पार्ट बी है ना, ये ऐसे ही मैंने बना दिया, और ये पार्ट ए था। और कम मुकाबला सख्त। ज़रा यार बुलाइएगा दोस्तों को, किसी को बुला दें। हाँ, असगर को बुला दें। अच्छा जी, इसी वॉल्यूम के अंदर हैंड रिटन पेजेस होंगे आपके एंड पर,
ये सही है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? अभी वहीं रखें भाई। ले आए। अच्छा बच्चों, इधर देखिए ज़रा, एंड पे, बिल्कुल एंड, मेरे ख्याल में आखिरी सफ़ा आपकी किताब का ही होना चाहिए। ये रहा हुआ था ना, ये है तो वॉल्यूम 1 में भी है, यहाँ पे दोबारा है। ये रहा हुआ सफ़ा था, वॉल्यूम 1 करते हुए ये छोड़ा हुआ था। अगर आपने किसी कंपनी के 20% से कम शेयर्स खरीदे हैं तो कौन सी अकाउंटिंग करोगे? IFRS 9 वाली फॉलो करोगे, IFRS 9। ठीक है जी, क्या कहता था IFRS 9? या इन शेयर्स को FVTPL मॉडल पे रख सकते हैं या इररिवोकेबली FVT OCI में जा सकते। याद आ रही हैं बातें? यानी आप रिवीजन के लिए बैठेंगे तो आपको सब याद होगा इंशाल्लाह। भाई वॉल्यूम 1 ना FAR2 का, उसमें से आपने 702 नंबर सफ़े पर है वॉल्यूम 1 आप लोगों के पास? नहीं है ना? 702 पेज पे क्वेश्चन 5 है, उसका पार्ट 1 सिर्फ मैंने करवाना है। अगर हो सके तो उसका सफ़ा वो वाला कॉपी कर लो। वॉल्यूम 1 में से 702, 702 पेज वॉल्यूम 1 में से। सवाल का नाम जाके देखना पड़ेगा, शायद डिटरमिनेंट था। 702 पेज वॉल्यूम 1। अच्छा जी, 20 से 50% अगर किसी के शेयर्स आपने ख़रीदे हों तो उसके लिए कंसोलिडेशन में आपने क्या करना है? कंसोलिडेशन के अंदर इक्विटी मेथड लगाना है, और इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस मेथड को लगाएं। ये बात समझ आती है? लेकिन अगर आपने किसी के 20 से 50% शेयर्स खरीदे हुए हैं, यानी आपकी एसोसिएटेड कंपनी है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो इसको कॉस्ट पे ही रखें, चाहे तो इसको फेयर इस पे FVTPL या FVTO से IFRS 9 में ले आएं, चाहे तो इसको सेपरेट में भी इक्विटी पे रख लें। ठीक है? अगर आपने 20% से कम किसी के शेयर्स खरीदे हैं तो FVTPL FVTO से IFRS 9 लगेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने 20 से 50% शेयर्स खरीदे हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो सिर्फ इक्विटी मेथड ही है। कौन सा? वही वर्किंग 7 और वर्किंग 5.1। याद आ रही है? इक्विटी मेथड याद आ रहा है? कंसोलिडेशन बड़ी अच्छी करते थे आप लोग, ठीक है? याद है कि भूल गई है? ठीक है। अगर आप की कोई कंपनी एसोसिएट इन 20% से 50% शेयर्स आपके पास हैं तो कंसोलिडेशन में क्या करना है? इक्विटी मेथड। लेकिन अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इस इन्वेस्टमेंट को आप कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, इसको आप फेयर वैल्यू अंडर IFRS 9 यानी FVTPL FVTO से में भी रख सकते हैं, या आप सेपरेट में भी इक्विटी मेथड फॉलो कर सकते हैं, यानी वही वर्किंग 7 और वर्किंग 5.1 वाला तरीका। लेकिन कंसोलिडेशन की हद तक बताता चलूँ, आपको ये नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि अगर वो ये करके दे देगा तो फिर आपने क्या करना है? तो वो कॉस्ट पे रखा होता है उसने, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने कॉस्ट पे रखा होता है। ठीक है, चले। अच्छा जी, अब ये कुछ याद आ रहा है, जेन में बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर लेस देन 20% है तो ओनली IFRS 9, और अगर 20 to 50 हैं तो कंसोलिडेशन के अंदर ओनली इक्विटी मेथड। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चाहे तो कॉस्ट मॉडल पे रखें, चाहे तो फेयर वैल्यू मॉडल पे IFRS 9 के, चाहे तो इक्विटी मेथड पे आ जाए। ठीक है, ये ऑप्शन जिंदा हो जाते हैं। भाई ये मिटवा देते हैं किसी को बुला के, कोई है? चलें, अच्छा चलें जी, ये सवाल पढ़ें ज़रा, तब तक फिर आप ही मिटा दें यार, जल्दी से आप, तब तक हम ये सवाल पढ़ लेते हैं ताकि हम ज़्यादा टाइम फिर उधर ही लगाएं जहाँ लगना चाहिए। KL acquired
अच्छा भाई, ये सोल्यूशन कोई नहीं देख रहा, ओके प्लीज़, मैं सोल्यूशन वहाँ दोबारा सॉल्व करूँगा इसलिए ताकि स्टेप बाय स्टेप होता चला जाए, ओके। यहाँ सारी सामने आ जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है। केएल एक्वायर्स 30% शेयर्स, जब 30% है तो इधर आ गया, क्योंकि IFRS 9 तो सुकून था, वो तो साइड पे हो गया, ये 30% वाली कैटेगरी में आ गया, ठीक है। बोथ कंपनीज ईयर एंड इन HL ऑन यकम जनवरी 19, बोथ कंपनी ईयर एंड इज 31 दिसंबर, फॉलोइंग आर डिटेल्स। KL परचेज 30% शेयर्स एट कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन, ठीक है। अब HL जिसके शेयर्स खरीदे हैं उसके प्रॉफिट्स फॉर द ईयर हैं, तो प्रॉफिट्स आ गए 10 मिलियन, और HL ने डिस्ट्रीब्यूट किया है डिविडेंड 4 मिलियन का, और फेयर वैल्यू, ये 4 चीजें हैं, बस इन्हीं के साथ हमारे सवाल ने खेलना है, ठीक है। कॉस्ट, फिर प्रॉफिट, फिर फेयर वैल्यू, फिर डिविडेंड। पहले ज़बानी, अगर कॉस्ट मॉडल है, अगर कॉस्ट मॉडल है तो सिर्फ कॉस्ट को देखेंगे, प्रॉफिट नहीं, फेयर वैल्यू नहीं, और डिविडेंड की एंट्री करेंगे, सिंपल कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ज़बानी अभी काम करके भी दिखा, अगर कॉस्ट मॉडल पर हैं, अगर कॉस्ट, ये 4 चीज़ें आपके सामने है ना, अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं तो कॉस्ट पर इसको रखेंगे, प्रॉफिट को इग्नोर, फेयर वैल्यू को इग्नोर, और डिविडेंड की एंट्री होगी कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ठीक है। अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल FVTPL या FVTOCI में आ जाए, वैसे चुप हो तो FVTPL होता है बाय डिफॉल्ट, पता है ना आपको, डिफॉल्ट कैटेगरी की सवाल चुप होगा तो फिर हम FVTPL में होंगे। बहरहाल अगर फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IFRS 15 है तो कॉस्ट तो यही है, प्रॉफिट को इग्नोर करते थे लेकिन फेयर वैल्यू के ऊपर ईयर एंड पे लेकर जाते थे, और डिविडेंड की एंट्री भी करते थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करा रहा हूं, वो हमने कैंगरू वाला सवाल किया था, वो याद करो, जिसके अंदर FVTPL FVTOCI दोनों आई थी इन्वेस्टमेंट एक ही सवाल में, और मैंने कहा था डिविडेंड है तो उसकी एंट्री सिंपल कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होती है, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल में सिर्फ कॉस्ट देखोगे, ईयर एंड की फेयर वैल्यू इग्नोर, प्रॉफिट्स इग्नोर, और डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड। FVTPL मॉडल में या मतलब IFRS 9 में आए हो तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे, ईयर एंड पे उठाकर उसको फेयर वैल्यू पे ले जाओगे, और डिविडेंड भी रिकॉर्ड करोगे, लेकिन प्रॉफिट्स को कभी नहीं देखते थे। लेकिन इक्विटी मेथड याद है क्या कहता होता था? इक्विटी मेथड कहता था वर्किंग 7 बनाओ, ठीक है, वर्किंग 7 बनाओ और उसमें ले जाओ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को, कॉस्ट पे इधर ले जाओ, कॉस्ट आती थी, कॉस्ट भी आती थी ना, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आर लेते थे, और अगर आर नहीं होती थी तो पोस्ट पैट लेते थे, अगर पोस्ट पैट लेते थे तो फिर डिविडेंड माइनस किया करते थे। बातें याद आ रही हैं? और ये क्लोजिंग निकला करता था बैलेंसिंग, यानी अगर इक्विटी मेथड होगा, अगर इक्विटी मेथड होगा तो आपको कॉस्ट भी देखनी है, ठीक है, कॉस्ट भी देखोगे, प्रॉफिट भी देखोगे, इग्नोर फेयर वैल्यू, लेकिन डिविडेंड को भी देखना पड़ेगा, पर उसकी एंट्री थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर करनी पड़ती थी, ठीक है। तो 1 बाय 1 मेरे ख्याल में सबको आमने सामने ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ज़रा बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट वैसे पढ़ा दूं, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है सही, रिक्वायरमेंट वही है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, पता नहीं आगे हो शायद, फिलहाल तो हम जनरल एंट्रीज बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, अगर हमने इसको एट कॉस्ट रखा हुआ है तो लेजर बनेगा इन्वेस्टमेंट का, और अगर हम उसको चुप है ना तो FVTPL लगा दो, ठीक है, FVTPL मॉडल पे रखा हुआ है तो भी लेजर बनेगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का, इन्वेस्टमेंट इन शेयर जिसको कहते थे। और अगर इक्विटी मेथड लगा दें तो भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का ही लेजर बनेगा, कोई डिफरेंट लेजर तो नहीं बन जाना। और ये ऑप्शन हमें कंसोलिडेशन में हासिल है, क्या हम कंसोलिडेशन में इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। ओहो शिकार लो, एक्स्ट्रा क्लास है तो क्या कुछ भी सोचोगे और कर दोगे? अभी तो बताया है
कंसोलिडेशन के अंदर कोई ऑप्शन आए नहीं है, अदर कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इक्विटी मेथड ही है। ये उस इन्वेस्टमेंट को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पीटीसीएल चाहे तो इधर 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 किसी भी तरह से रख सकता है, किसी भी तरह से क्लासिफाई कर सकता है। और आपस की बात है, हमें गिवन होता था कंसोलिडेशन के सवालों में ये वाला मेथड, एट कॉस्ट अक्सर लिखा भी होता था, और इनकम उसने रिकॉर्ड की, डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड की होती थी, अदर इनकम में निकालनी भी पड़ती थी। याद आ रहा है? अब तो सोल्यूशन पे नजर पड़ रही है, एक तो आप लोगों की सवाल की बजाय सोल्यूशन देख रहे होंगे जी। 30 की कॉस्ट, अच्छा 1 बाय 1 चलते हैं, 1 बाय 1। अब पहले कौन सा मॉडल कर रहे हैं हम? कॉस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल जी? कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल के अंदर किसको देखना है? कॉस्ट को, प्रॉफिट नहीं, फेयर वैल्यू नहीं, और डिविडेंड। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 30 से, और उसके बाद यही क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, इन्वेस्टमेंट ही ना लिखने, सिर्फ जिंदगी आसान बनाए, बार बार क्या लंबा बार बार लिखना पड़ेगा जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 30 से, और उसके बाद डिविडेंड की एंट्री कैश डेबिट डिविडेंड इनकम पीएनएल के अंदर क्रेडिट। कितने से जी? कितना डिविडेंड दिया है जी उसने? डिविडेंड कितना दिया है जी इन्होंने? डिविडेंड एचएल डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 4 मिलियन। हमें कितना मिला? कितना बनता है? 1.2। पूरी एंट्री ना कर देना। तो 4 मिलियन का डिविडेंड उन्होंने बांटा है, 30% लगाओ, कितना आता है? 1.2। ले जी, कॉस्ट मॉडल पे जिसने रखने, अब ये हमें किया करके दिया होता था उन्होंने, ये मुसीबत पड़ी होती थी। बैलेंस शीट के अंदर लिखा होता था इन्वेस्टमेंट एसोसिएट एट कॉस्ट, वो कॉस्ट पड़ी होती थी, किसी को उठा के ले जाते थे इन्वेस्टमेंट के, और इक्विटी मेथड बनाते थे, और डिविडेंड इनकम उसने रिकॉर्ड की होती थी अदर इनकम के अंदर। ठीक है, समझ आती है बात? अगर हम इसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एफईटीपीएल मॉडल में रखें तो भी एंट्री पहली तो यही है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। एक मिनट जरा इधर आए, सॉरी कौन से मॉडल पे आ गए? एफईटीओसीआई पे। अब कॉस्ट तो पहले आती है भाई, जाहिर सी बात है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद कॉस्ट को हम लेते हैं, प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं, और ईयर एंड पर इसको फेयर वैल्यू पर भी लेकर जाते हैं, और डिविडेंड की एंट्री भी करते हैं, लेकिन वही एंट्री कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ठीक है जी। तो ईयर एंड के ऊपर इसको लेकर आएंगे, 32 है, एफईटीपीएल है। सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि एफईटीपीओसीआई पे जाओ, तो बस नहीं, मैंने कहा था कि अगर खामोश हो तो बाय डिफॉल्ट एफईटीपीएल होता है, ये तो बोला था ना मैंने। अच्छा चले, आई एम सॉरी जी। तो एफईटीपीएल मॉडल बाय डिफॉल्ट लगता है, तो वही लगा रहे हैं। ठीक है जी। तो 2 रुपए का गेन पीएनएल में चला जाएगा, और ये हमारा क्लोजिंग आ गया बैलेंसिंग नहीं, फेयर वैल्यू है। ये क्या है? फेयर वैल्यू। तो उठाकर लेके फेयर वैल्यू। ठीक है जी। पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 30 से, दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन पीएनएल के अंदर क्रेडिट 2 रुपए से, और डिविडेंड इधर नहीं आता था, अलग से इसकी एंट्री बिल्कुल उसी तरह से होती थी, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम पीएनएल में क्रेडिट, और बिल्कुल उसी तरह से 4 मिलियन का 30%, 1 पॉइंट कितना बोला? 2। ठीक है जी। अब आखिरी मेथड है, थोड़ा सा इसमें ना एंट्री करते हुए ध्यान करना पड़ेगा रूटीन मुताबिक। मतलब असल बात उस हम कंसोलिडेशन के चैप्टर के अंदर इस एंट्री को इस तरह से बोलते नहीं थे, लेकिन दरअसल ये ऐसे है जैसे अब बताने लगा हूँ। ठीक है, पहले तो आओ इक्विटी मेथड के अंदर करना क्या है। इक्विटी मेथड के अंदर हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद हमने प्रॉफिट को बिल्कुल देखना है। रिटेन्ड अर्निंग्स को देखते थे ना, तो फिर प्रॉफिट्स को देख लेते थे। मतलब अगर नहीं होती तो पैड की तरफ जाते थे, पोस्ट पैड। ठीक है, और अगर पैड जाएगा
तो फिर डिविडेंड पे भी नजर जाएगी। लेकिन फेयर वैल्यू को तो हमने कभी नहीं देखा था, हमने इतनी कंसोलिडेशन की इक्विटी मेथड के अंदर कभी फेयर वैल्यू को देखा था। ठीक है, चलो अब रिकॉर्ड करना है 30 पे। फिर कब इसको एक्वायर किया यार, 1 जनवरी 19 पर, है ना। तो सिंपल पैट है, पूरे साल का ही है 10 मिलियन, और इसका 30% ले लेना है हमने। लेकिन अगर ये आपने डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड पर आपको डिविडेंड भी लेना पड़ेगा, जाहिर है उसका भी आप 30% ही करेंगे। ठीक है, और सही है। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 30 से, उसके बाद पोस्ट पैट लिया करते थे, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स है नहीं ना। कितना है जी पैट, 10 मिलियन है, इंटू कितना बना 3 मिलियन। उसके बाद अच्छा, अब यहां पे ना मैं कैश लिख रहा हूं आज। क्या लिख रहा हूं, कैश है, वही डिविडेंड जो आप डिविडेंड लिखा करते थे, लेकिन इसकी एंट्री असल में पता है क्या होती है, पहले आप बताओ मुझे, होता क्या है, क्या कितने, कितना 4 इंटू कितना आया 1.2, और क्लोजिंग बैलेंसिंग निकला करता था, फेयर वैल्यू को इग्नोर करते थे, कितने 31.8। अच्छा, अब ये मैंने कैश क्यों लिखा है, दरअसल ना इस 3 की एंट्री क्या होती थी, हम इस 3 की एंट्री करते थे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट क्रेडिट। जब इक्विटी मेथड में लाते थे तो क्या एंट्री करते थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, पीएनएल में क्रेडिट। इसलिए मैंने यहां पैड लिखा, पोस्ट भी हटा दी जरा इजी हो जाए, ठीक है ना, पीएनएल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो कैश आता था हमें, ये कैश डिविडेंड आया है ना, तो कैश डेबिट करके हम उसको डिविडेंड इनकम में क्रेडिट नहीं करते थे, क्योंकि हमने सारा प्रॉफिट यहां डेबिट किया होता था, तो उसकी एंट्री बना करती है, फिर असल में एंट्री होती है कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट, इसलिए यहां पे कैश लिखते हैं। ठीक है, कैश डेबिट, ये असल एंट्री यहां पे उस टॉपिक को करते हुए इसको ऐसे नहीं किया था हमने। ठीक है ना, काम चल रहा था ना, बस उसमें क्या करते थे, यहाँ पोस्ट पैड लिखा, यहाँ डिविडेंड लिखा, और बस कहानी खत्म, वहाँ काम चल रहा था। लेकिन आज मुझे जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ रही है ना, तो प्रॉपर जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि हमने इन्वेस्टमेंट की 30 रुपए की, फिर उसके प्रॉफिट पे नजर रखी, जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से अपना हिस्सा हमने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराया, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और जो पैसे आ गए अब उसकी एंट्री भी क्या किया हमने, इसी इन्वेस्टमेंट में, जो कि सारा प्रॉफिट डाला हुआ था, तो फिर हम कहते थे कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 30 से, दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, हाँ शेयर, और लास्ट है कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट 1.2। तो ऐसा करें अब, मेरे दिल में तो यह आ रही है कि ज़रा ऐसे ही अगर 1-1.5 मिनट मैं वेट कर लूँ आप लोगों का, और आप तीनों मॉडल्स की फटाफट एंट्रीज कर डालें लेजर बनाकर, तो कमाल हो जाए कसम से। सॉल्यूशन में हुआ पड़ा मुझे पता है, पहले में 2 एंट्रीज, दूसरे में 3, तीसरे में भी 3। जी, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। पता है एक्स्ट्रा क्लास में इतना टाइम कोई नहीं था,
लेकिन मैंने इसलिए दिए, ये काम ज़रा डिफरेंट सा था, बड़े अरसे से पेंडिंग था, आज किया है तो चलो थोड़ा कम कर लिया। एंटीज कितने बच्चों ने कर ली अभी हाथ से? 3 बच्चों ने अभी कर लिए, बाकी लगे हुए हैं। जल्दी करें ना, 1 मिनट और ले लें चले, तब तक मैं आपके लिए यहाँ पर शार्ट कट बना लेता हूँ। जी बच्चों, चलो कर ही जाओ फिर। ले आए हैं इधर कुछ बगैर ही, चलो ठीक है, बच्चे बूटी ला लेंगे। हाँ जी, कॉस्ट मॉडल हो तो डिविडेंड को देखते हैं, पैट को नहीं देखते, फेयर वैल्यू को नहीं देखते। एफवी मॉडल है, टीपीएल या टीओसीआई वो अलग बात होती है, लेकिन है तो फेयर वैल्यू, दोनों में फेयर वैल्यू पे जाता था। तो अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, थ्रू ओसीआई है यानी आईएफआरएस 9 है, तो डिविडेंड को भी देखते हैं, फेयर वैल्यू को भी देखते हैं, पैट को नहीं देखते। और अगर इक्विटी मेथड है तो डिविडेंड को भी देखते हैं, पैट को भी देखते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू को नहीं देखते। ठीक है जी। अच्छा जी, तो कौन सा सफ़ा है जी, बताएंगे ज़रा मुझे भी। अल्लाह करे मैनू लाभ जाए, तो में लाभ देता है। बस ये आखिरी सवाल है, इसके बाद छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह। ये जी पेंडिंग कंसोलिडेशन के बाद कहा था, लेकिन वो इसीलिए कहा था कि कंसोलिडेशन के अंदर हम इक्विटी मेथड कर लेते हैं। जब इक्विटी मेथड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर पता होता है इक्विटी मेथड क्या है, फिर ये वाला एक सफ़ा करवाया जाता है और ये पार्ट उस वक्त किया जाता है, लेकिन ये उस वक्त पेंडिंग हो गया था, पार्ट 2 हमने कर लिया हुआ था, ऐसे ही है। तो इसलिए अब पार्ट 2 तो शहीद होने लगा। नोट तो नहीं करना था किसी ने ऐसी खाम खा, ये तो नोटेड है ना, ये किया हुआ काम है। रिक्वायरमेंट भी याद है आपको, एसेट्स लायबिलिटीज़ को सही किया था हमने, है ना। चलो जी, अब बल्कि इसको बिल्कुल ही शहीद कर दें। चलें जी, पढ़ें आप, पढ़ें 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 क्या हुआ क्या है आपके साथ, पढ़ें। ये सवाल में तो करेक्शन की थी, इधर क्या मुसीबत पड़ गई है, पढ़ें ज़रा। जान दो, बल्कि अगे भी काम बढ़ गया जी। आप लोगों ने सवाल पढ़ लिए? मैं ज़रा ओपन कर लूँ साथ ये हैंड रिटन पेज भी जो अभी अभी पढ़ाया आपको, और नीचे उसकी एंट्रीज हुई पड़ी थी। वैसे आपने शायद गौर नहीं किया उस सफ़े के ऊपर, उसमें सोल्यूशन मौजूद था। सर हम नहीं देखते, जब आपने एक बार कह दिया, इतने अच्छे इतने असल में बाद में भी नहीं देखते, घर जाके भी कभी नहीं देखा इन्होंने। ठीक है, एक नीचे लाइन लिखी हुई थी वो पढ़ानी भूल गई। हाँ जी, ज़रा रिवाइज करें जल्दी से। अगर ऐड कॉस्ट हो तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। पीएनएल के अंदर क्या आता है, 1.2 की डिविडेंड इनकम, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 30 पे नजर आएगी। ये ज़रा दिखाना था ना। अगर एफवीटीपीएल मॉडल पे हैं तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में क्रेडिट, और फिर कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। तो पीएनएल के अंदर डिविडेंड इनकम भी आएगी और फेयर वैल्यू गेन भी आएगा, और बैलेंस शीट 32 पर इन्वेस्टमेंट शो करेगी। अगर इक्विटी मेथड है तो कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए पीएनएल में ये क्रेडिट, उसके बाद कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पीएनएल के अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा 3 आएगा, और बैलेंस शीट में 31.8 के ऊपर इन्वेस्टमेंट शो होगी। नोट, नॉर्मली टैक्स अथॉरिटीज विल फॉलो रूल्स लाइक कॉस्ट मॉडल, ये भी जहन में रखिएगा, कभी IAS 12 के साथ मिक्स हो जाए तो। ठीक है, अच्छा अब बात असल में ये करने आया था यहाँ पर, अगर तो आपके पास शेयर होल्डिंग 20% से कम है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन IFRS 9, और अगर आपके शेयर्स 20% से 50% के दरमियान हैं
तो आपके पास ऑप्शन है, आप कॉस्ट पे रहें, एफईटी IFRS 9 पे चले जाएं सेपरेट फाइनेंस स्टेटमेंट्स में, या आप इक्विटी मेथड यूज करें। ठीक है, कंसोलिडेशन के अंदर तो वहां पे भी इक्विटी मेथड ओनली ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन हम कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहे, सेपरेट की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। अब कहता है DL हैज क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन जुबिलेंट लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। ठीक है, JL की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट इन JL एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट किया है and accounted for using equity method. Very good, very good. Despite having no significant influence over JL. Oh my god, ये गड़बड़ हो गई ना। ऊपर तो सब सही चल रहा था, लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट जिबलेंट को उसने इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बनाया है और उसको अकाउंट फॉर किया है। DL हैज क्लास, देखो ना ये क्या है, ये DL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ड्राफ्ट, और वो कह रहा है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं कंसोलिडेटेड नहीं लिखा हुआ, उसी के अंदर उसने क्लासिफाई किया इसको एज एन इन्वेस्टमेंट एसोसिएट और इक्विटी मेथड लगाया, यानी सेपरेट में इक्विटी मेथड लगाया। लेकिन इसके ऊपर तो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो तो लेस देन 20% वाली कैटेगरी में फॉल करता है। इस पे तो IFRS 9 लगना था, इस पे तो ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन तब आता है जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आए, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखो या IFRS 9 में ले आओ। ठीक है, सेपरेट की बात कर रहा हूँ। कंसोलिडेशन में भी वहाँ पे इक्विटी लगता है, लेकिन कंसोलिडेशन भी नहीं थी ये। ठीक है, तो आपने क्या, उसने क्या कर दिया है, उसने 20% से कम शेयर्स रखते हुए उस पर इक्विटी मेथड लगा दिया। अब क्या करना है, ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, FETPL, अगर चुप हुआ तो, वरना बोल दिया तो FETOCI। ठीक है, और रॉन्ग में ये काम करना है और फिर रेक्टिफाई करना है और फिर छुट्टी। ठीक है, ओके डन। तो चलो छुट्टी करते हैं जी, छुट्टी करते हैं, छुट्टी करते हैं, छुट्टी करते हैं, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। ये कौन सा, कोई पेंडिंग नहीं है यार, अब नो पेंडिंग। अब तो बस ये लिख रहे हैं हम कि यहाँ पर ये पेज नंबर कौन सा है जी, 702 ऑफ वॉल्यूम नंबर 1, ताकि आपकी पिक्चर में भी ये आ जाए। सवाल तो आपके पास आ ही गया है। ठीक है जी बच्चों, तो रॉन्ग क्या कर रखा है इन्होंने, बताना पसंद करेंगे रॉन्ग क्या कर रखा है? इक्विटी मेथड लगाया हुआ है। अच्छा, इक्विटी मेथड लगाया हुआ है, मतलब बनाऊं उनका लेजर गलत वाला? बना लेते हैं। कहते हैं नहीं, और यार कौन लोग हो यार तुसी हैं। चलो, इन्वेस्टमेंट इन, उसने बना दिया इसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन शेन छोड़ो, बस इन्वेस्टमेंट, और गलतियां भी सही कर लेंगे ना इजीली। ठीक है, अच्छा अब पढ़ो जी क्या कहता है। ऑन 1 फरवरी 21, एक तो ये भी ध्यान रखना ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर 21। ऑन 1 जनवरी 21 DL परचेज 40,000 शेयर्स ऑफ JL रिप्रेजेंटिंग 15% शेयर होल्डिंग एट ₹80 पर शेयर। ऑन 30 सितंबर 21 JL अनाउंस्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। JL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 2.4 मिलियन फॉर द ईयर है। जिसने इक्विटी गलती से लगाया होगा ना, उसने पूरे साल का तो नहीं ना लिया होना, उसने तो फिर सिर्फ 11 महीनों का लिया होगा, क्योंकि ये देखो ना ये। ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ JL वॉज 70 एज ऑन 31 दिसंबर 21। अब फिलहाल तो रॉन्ग में उसने क्या किया है, उसने इसको इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड के अंडर उसने अकाउंट फॉर किया है। तो क्या एंट्री की, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने शेयर्स लिए हैं जी? 40,000। हर एक शेयर कितने का है? 1000 में कर लें, कितना? 3200। डाटा 1000 में ही था, शुक्र है जी। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स तो नहीं है, पर पैट मौजूद है, नेट प्रॉफिट ऑफ 2.4 मिलियन, लेकिन फॉर द ईयर है। हाँ, 11/12 करना पड़ेगा। तो पैट आया जी 2.4 का 11/12 करके, हाँ 15% जी। ये अपना शेयर कितना? 330। उसके बाद ये कैश जिसको मैंने लिखा आज डिविडेंड, ये कितना है? अब ये अगली मुसीबत है, कितने शेयर्स खरीदे हैं? और ज़िंदगी आसान ही है फिर तो, 40,000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं ना, तो इनके शेयर्स 40,000 ही है ना, तो इंटू 5 कर दो, बस ज़िंदगी आसान ही है जी। 200। और कैरी डाउन बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 3। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी, ये एंट्रीज बेसिकली करने के लिए मैंने लेजर बना दिया ताकि एंट्रीज आप आसानी से कर सकें। तो पहली एंट्री क्या की इन्होंने? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 3200 से।
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की इन्होंने इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली कहानी 330 से, और तीसरी एंट्री इन्होंने की कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 200 से। ये सारी की सारी रॉन्ग एंट्रीज थी। ठीक है जी। ओरिजिनल होना क्या चाहिए था जी, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था तो इनको IFRS 9 के तहत इस इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए था। तो इन्वेस्टमेंट तो उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो वैसे ही बनता है, और इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट भी वैसे ही 3200 से होना था, कॉस्ट है ना। उसके बाद पैट को नहीं देखते थे, डिविडेंड की भी एंट्री इसके बाहर होती थी, बस इसको क्या करते थे फेयर वैल्यू पर लेकर जाते थे, और फेयर वैल्यू गिवन है जनाब 40,000 शेयर्स हैं और 70 पर शेयर जी। कितना आ गया हैं 28, गिर गई है, ओ माय गॉड जी। फेयर वैल्यू लॉस आ गया, तो P&L के अंदर ये बैलेंसिंग फिगर फेंक दिया आपने। ठीक है। अब एंट्रीज क्या की इन्होंने, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 3200 से, से। उसके बाद जी क्या इसका कलर चेंज हो सकता है अब, क्या अब इसका कलर चेंज हो सकता है, हो गया जी। जी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जी फेयर वैल्यू लॉस है तो P&L क्रेडिट P&L डेबिट करो, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से जी 400 से, और डिविडेंड की एंट्री तो करवा दो, वो पहले करवा देनी चाहिए थी, चलो आप करवा दो जी। क्या किया जी, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट और P&L लिखो ना ताकि आसानी रहे रेक्टिफिकेशन करते हो। ठीक है ना, ये डिविडेंड है, बस P&L है, P&L हिट कर दिया जी। कितना, वो 200 ही है। ठीक हो गया जी। अब ये था जनाब इनका रॉन्ग मामला, ये इन्होंने चांद चढ़ाया है। ठीक है जी, सॉरी ये ओरिजिनल है, ऊपर चांद चढ़ा हुआ है, वैसे इसको ब्लैक करना चाहिए था ना। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी है, अब इसमें कमाल हासिल होना चाहिए आपको जी। थोड़ा सा ब्राइट ना कर लें इसको जी। रेक्टिफाइंग एंट्री है, नहीं चासाई, यही रहने में, रेक्टिफाइंग एंट्री। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले पकड़ो इन्वेस्टमेंट को, डेबिट होना चाहिए था कितने से, 3200 जमा 300, एक मिनट 3200, अच्छा चलो वो देख लेते हैं, वो वर्सेस बाद में कर लेंगे ना। 3200 जमा 330 माइनस 200 लिख लेते हैं ना, बाद में देखेंगे गलत क्या है सही क्या है। ठीक है ना, माइनस 200 कितना बना, इसका क्या बना है 3330। इसका मुकाबले में अब ये देख लो डेबिट क्रेडिट, बस तो जी 3200 माइनस 400 कितना बना 2800। अब ध्यान से देख लेते हैं, मसला कोई नहीं है। ठीक है जी, होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट 2800 से डेबिट, लेकिन हो गया 3333 से डेबिट, ज़्यादा डेबिट हो गया, तो सही करने के लिए क्या कर लें, क्रेडिट कर लें। तो इन्वेस्टमेंट रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या हो जाएगी, क्रेडिट कितने से 530। समझ आती है बात की। चलो अब उसके बाद क्या आ गया जी, कैश क्रेडिट कैश डेबिट नेट करो 3000 से, कैश की एंट्री नहीं अकाउंटेंट भूलता, ये तो हो गया। अब क्या बच गया जी, P&L क्रेडिट, बस बोलो, यानी कि P&L क्रेडिट मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है, प्लस 330। ये बाद में देखते हैं, वो बाद में देखते हैं। ठीक है ना। और अगली बात इधर आओ, P&L 400 से डेबिट और P&L 200 से क्रेडिट, मतलब कि P&L माइनस 400 प्लस 200, यानी नेट में
-200। ठीक हो गया। ये ऊपर वाली कहानी अलग थी, ये वैसी ज़रा कैलकुलेटर पे जो करना था वो कर रहे हैं, ठीक है ना जी। ये कहानी अब अलग आ गई। अब ध्यान से देख लो, हाँ जी, होना चाहिए था PNL 200 से कम, उल्टा क्या हो गया, 350, 330 से ज़्यादा हो गया। तो एक तो जो ज़्यादा हुआ उसको रिवर्स करने के लिए कम करना पड़ेगा, यानी डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और दूसरा जो होना चाहिए था कम वो भी नहीं हुआ, वो भी कर दो। तो इसका मतलब 200 पूरा, तो इसका मतलब क्या बन गया जी, हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पूरी हो गई। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ऊपर लिख तो दिया है, ठीक है। तो PNL 530 से डेबिट, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये तो मैंने वैसे ही किया था, ठीक है, सही है। तो ये हमारी सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री थी, लेकिन रिक्वायरमेंट को ज़रा ध्यान से देखो। रिक्वायरमेंट में क्या था, रिवाइज्ड फिगर्स निकालनी है। तो ये जो आपका वो चल रही थी आपकी टेबुलर फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आपने पार्ट 2 की चीज़ें फिट कर ली थी, वहाँ पे जाके PNL में से 530 माइनस कर देना है आपने, और एसेट्स में से भी 530 माइनस कर लें, ठीक है। ओके, डन। तो कुछ और थोड़ा सा कर लें, ऐसे टाइम तो है अभी, 4:15 तक कहा था, 4 तक कहा था। चलें, अल्लाह हाफिज़। छोटी सी तो क्लास हुई, को पार्ट नहीं बनाया, जाओ यार। चलो अच्छा है, बच्चों को लगेगा बस छोटा सा ही एक पार्ट होगा, नहीं यार पार्ट